हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक फाइल कैसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। स्टैटिक फाइल का मतलब होता है जैसे कि आप CSS फाइल अगर लगाना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट लगाना चाहते हैं, इमेजेस लगाना चाहते हैं, वीडियो फाइल या फिर ऑडियो फाइल अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो फिर आप जो मैं तरीका भी आपको बताऊंगा वह तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो टू सर्व स्टैटिक फाइल्स सच एज इमेज, CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ द एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक बिल्ट इन मिडिलवेयर फंक्शन इन एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस में हमें एक बिल्ट इन मिडिलवेयर फंक्शन मिलता है। मिडिलवेयर हमने अभी तक देखा हुआ नहीं है, बड़ा सा टॉपिक, बट मिडिलवेयर कुछ नहीं, फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर एक हमें फंक्शन बनाकर मिलता है स्टैटिक फंक्शन, जो कि एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हमें एक्सेस करना पड़ता है। तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक करके एक फंक्शन है जिसको हम लोग मिडिलवेयर कहते हैं इन एक्सप्रेस। इसी का यूज़ करना है आपको अपने स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने के लिए, चाहे वो इमेजेस हो, CSS फाइल हो या फिर जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हो। सिंटेक्स का कुछ इस तरीके से होता है। सिंटेक्स लिखते हैं आप, फिर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, फिर आपको रूट लिखना होता है, देन यहाँ ऑप्शंस होता है। रूट मीन्स अगर आप कोई भी फोल्डर लिख देते हैं तो उसके अंदर जितना भी CSS का फाइल होगा या फिर जितना भी इमेजेस का फाइल होगा या फिर जितना भी होगा ऑडियो वीडियो कुछ भी होगा, तो वो सारा का सारा आपको सर्व कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा ऐप डॉट यूज़ और यहाँ पर लिखा मैंने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक। तो पब्लिक नाम का एक मेरा फोल्डर होगा, उसके अंदर मेरे फाइल्स होंगे या फिर फोल्डर फाइल्स हो सकते हैं। तो सारा मेरा सर्व किया जाएगा मेरे प्रोजेक्ट में एज अ स्टैटिक फाइल। इसका जो URL बनेगा, मानकर चलते हैं ऐसे कि पब्लिक फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर है CSS और CSS फोल्डर के अंदर में स्टाइल डॉट CSS। तो इस स्टाइल डॉट CSS को अगर मुझे सर्व करना है तो इसका जो URL बनेगा पाथ वो जिस तरीके से बनेगा, लोकल होस्ट में भी है तो लोकल होस्ट :3000 CSS/ स्टाइल डॉट CSS। आपको और चीज़ समझ में आ गई, जो हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तब, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक जो हमने देखा थ्योरी में वैसे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको वर्चुअल पाथ प्रीफिक्स करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। टू क्रिएट अ वर्चुअल पाथ प्रीफिक्स वेयर द पाथ डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द फाइल सिस्टम फॉर फाइल दैट आर सर्व्ड बाय द एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक फंक्शन स्पेसिफाई अ माउंट पाथ फॉर द स्टैटिक डायरेक्टरी एज ऑन बिलो, यानी कि इस तरीके से। तो आप एक यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं ऐप डॉट यूज़ और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और पब्लिक, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक वर्चुअल पाथ इसको देते रहेंगे। यहाँ वर्चुअल पाथ दे दिया मैंने /स्टैटिक। इसका क्या होता है मीनिंग? इसका मीनिंग ये होगा कि इसका जो पाथ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा कि /static/CSS/style.css। पब्लिक फोल्डर के अंदर में CSS फोल्डर है, CSS फोल्डर के अंदर में style.css है। तो यहाँ पर एक वर्चुअल पाथ भी हमने दिया है /static का, तो /static/CSS/style.css। इस तरीके से आपका पूरा ये पाथ बन के आपको दिखेगा। इसके अलावा ये कहता है कि द पाथ दैट यू प्रोवाइड टू द एक्सप्रेस स्टैटिक फंक्शन इज रिलेटिव टू द डायरेक्टरी फ्रॉम where you launch your node process. If you run the express app from directory, it's safer to use absolute path of the directory that you want to serve। कुछ इस तरीके से हम लोग absolute path सर्व कर सकते हैं, मतलब absolute path दे सकते हैं जो कि सेफ होता है। यहाँ पर हमें path का एक join हमें import करना पड़ेगा पहले path module से, फिर हम लोग उसमें उसका यूज़ करके process.cwd करेंगे, then हम लोग उसमें पब्लिक को डाल देंगे, यानी कि हमारा एक बढ़िया सा पाथ बन जाएगा एब्सोल्यूट पाथ, जिसका हमें यूज़ करने के लिए कहता है कि आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग इसी का यूज़ किया करेंगे जब भी करेंगे। इसमें हमें कुछ और चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको जो अगर आप सिंटेक्स देखेंगे यहाँ पर, यहाँ नहीं पीछे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ऑप्शंस एक यहाँ पर पैरामीटर है। तो ये इसमें क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप दे सकते हैं इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें प्रॉपर्टी होता है डॉट फाइल में इग्नोर आप वैल्यू दे सकते हैं, अलाउ दे सकते हैं और डिनाई दे सकते हैं। इस तरीके से ई टैग होता है, ई टैग को एंटिटी टैग बोलते हैं, कैशे कंट्रोल के लिए होता है। इस तरीके से एक्सटेंशन उस तरीके से होता है, इंडेक्स, फिर मैक्स एज, रिडायरेक्ट, सेट हेडर। अगर आप अपने जो आपका फाइल रिक्वेस्ट होगा उस पर आप कुछ हेडर सेट करना चाहते हैं तो आप वह कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फंक्शन यहाँ पर देना पड़ता है और उस फंक्शन के अंदर में आप अपने हेडर्स को सेट कर सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पर x टाइम स्टैम्प हेडर को सेट किया हुआ है। उसके बाद इसको जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे आप यूज़ करेंगे। बस यहाँ पर पब्लिक के बाद आपको ऑप्शंस अब ये वाला दे देना होता है ताकि ये अप्लाई हो जाए आपके स्टैटिक फाइल्स के रिक्वेस्ट के साथ। इसके बारे में और डिटेल में आपको जानना है तो मैंने यहाँ पर टेबल बना कर रख दिया है कि डॉट फाइल क्या करता है, ई टैग क्या करता है, एक्सटेंशन क्या करता है और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या करती हैं। यहाँ डॉट फाइल बहुत मायने रखता है, तो डॉट फाइल को एक बार आप देख लीजिए ठीक तरीके से। इसमें अलाउ होता है, अलाउ का मतलब होता है कि नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डॉट फाइल्स। जो भी डॉट फाइल्स आपके रहेंगे उसे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, वो सारा आपका सर्व कर दिया जाएगा। डिनाई करने पर डिनाई अ रिक्वेस्ट फॉर डॉट फाइल अगर है तो वो डिनाई कर दिया जाएगा उसका रिक्वेस्ट, और आपको रिस्पॉन्स के तौर पर 403 और इसके बाद नेक्स्ट को कॉल कर दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है इसमें इग्नोर करना, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। ये क्या करता है, अगर कोई भी डॉट फाइल है तो उसको डज नॉट एग्जिस्ट कर देता है और 404
का ऐप को मैसेज दे देगा और नेक्स्ट को कॉल कर देगा। एक नोट है यहाँ पर कि विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इट विल नॉट इग्नोर फाइल इन अ डायरेक्टरी दैट बिगिन्स विद डॉट। तो डायरेक्टरी के अंदर में है तो वह इग्नोर नहीं किया जाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखना शुरू करते हैं और ये बहुत ही ईजी आपको समझ में आ जाएगा ईजिली अगर आपने व्यू का कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझा होगा तो। बिकॉज हम लोग यहाँ वह भी यूज़ करेंगे और हम लोग धीरे धीरे अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलेंगे तो जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। तो एक नया फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पर CH11 एक नया फोल्डर मैंने क्रिएट किया CH11। यहाँ पर हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करेंगे app.js और CH11 के अंदर चलते हैं cd CH11 और यहाँ पर हमें npm init-y लिखना है, इंटरप्रेस करना, जिससे हमारा पैकेज रोटेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। चलिए हमारा पैकेज रोटेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गया। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसमें ES6 को इनेबल कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर टाइप किसी का कॉट के अंदर में लिखना है टाइप और यहाँ पर हमें लिखना है मॉड्यूल। तो ये हमने कर दिया और हम लोग इसको सेव कर देते हैं और हमें चलिए कॉमा नहीं देना, इसको सेव कर देते हैं और हम लोग चीज़ें इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो इंस्टॉल क्या क्या करना है, पहले तो आपको नो एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। तो हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है कमांड, इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इंटर प्रेस करते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। साथ में हमें नोड मोन इंस्टॉल करना है, तो इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ये दो चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। हमें ये बेसिक सा कोड भी चाहिए हुआ तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे और इसका भी कोई यूज़ नहीं, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और हम लोग app.js में आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। और सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट चेंज कर देना है, dev और नोडमोन को स्टार्ट करने का स्क्रिप्ट यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नोडमोन ऐप, क्योंकि हमारा मेन जो है वो ऐप फाइल है तो हमने ऐप लिख दिया। ये वाला फाइल यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं। app.js भी आप लिख सकते हैं बट ऐप लिखने से हमारा काम हो जाएगा। तो बस इसमें इतना ही करना है। CLS करते हैं और हमें क्या करना है, हम लोग पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो हमें रूट की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक फोल्डर बना लेते हैं रूट्स नाम से, एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग व्यूज़ नाम से, व्यूज़ हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और एक फाइल हम लोग बना लेते हैं, माफ कीजिए एक फोल्डर हम लोग बना लेते हैं कंट्रोलर नाम से। तो कंट्रोलर्स नाम से फोल्डर हमने बना ली। तो ये सारी चीज़ें हमने बना ली। अभी हमने जो पिछली बार देखा होगा व्यू का ये वाला, बस वही पार्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लेकिन मैं डिस्कस उतना ज़्यादा करूँगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो कंट्रोलर बनाते हैं। एक कंट्रोलर बनाने से हमारा काम हो जाएगा, या फिर आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं, बट मैं एक यहाँ पर बना रहा हूँ होम कंट्रोलर.js। ये हमारा होम कंट्रोलर होगा। इसके लिए हमें एक रूट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक ही है छोटा सा प्रोजेक्ट है, web.js करके एक रूट बना लेते हैं और व्यू में हम लोग index.html करके एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो index.html सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना है अपना होम कंट्रोलर। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कैसे आपको करना होता है। पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसको, यहाँ पर मुझे इंपोर्ट करना है पाथ मॉड्यूल से। किसको इंपोर्ट करना है, जॉइन को, ताकि हम लोग अपना सेंड फाइल जब करेंगे तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर जॉइन हम लोग इंपोर्ट कर लिया हम लोगों ने और यहाँ पर हम लोग सिंपली एक कॉन्स्ट होम कंट्रोलर हमको फंक्शन बनाएंगे, होम कंट्रोलर इक्वल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो REQ RES और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे res.send फाइल। फिर यहाँ पर आप लिखिए जॉइन, देन यहाँ पर process.cwd। ये मैंने बताया आपको कि ये क्या करता है, क्या कैसे ये सारा काम होता है। फिर व्यूज़ फोल्डर के अंदर में है तो व्यूज़ पाथ बनेगा हमारा ये पूरा, और हमारा इसके बाद क्या है index.html। तो ये हमने बना लिया, ये हमारा हो गया। बस इतना ही हमें करना है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं। हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो होम कंट्रोलर, इसको सेव कर दीजिए। ये हमारा काम हो गया। अभी ये मुझे यहाँ पर लगाना है वेब में। तो वेब में लगाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा और राउटर ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी अपने होम कंट्रोलर को। उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट होम कंट्रोलर फ्रॉम कंट्रोलर्स होम कंट्रोलर.js। यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया और बस हमें क्या करना है, इसके लिए हमें रूट जो डिफाइन करना होता है वो हम लोग कर लेंगे। तो router.get और स्लैश हिट करने पर होम कंट्रोल चलेगा, और होम कंट्रोल चलेगा तो हमें ये पेज जो index.html है वो रन होकर हमें वेब पेज में दिखाई देगा। इसको भी हमें एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी राउटर ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। चलिए हमारा रूट तैयार है और हमारा कंट्रोलर तैयार है। अभी हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर चीज़ें लोड करनी है। तो हमें अपने रूट को लोड करना पड़ेगा। रूट को लोड करने के लिए पहले हम लोग अपने इस चीज़ को लोड करना है, तो हमें इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं
इंपोर्ट वेब फ्रॉम रूट्स web.js। उसके बाद हम लोग लोड करना शुरू करेंगे। लोड करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना है नहीं, हमें बस एक लाइन का कोड लिखना है। लोड रूट्स मैंने लिखा कमेंट में, और यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ करके स्लैश दिया हुआ, और वेब जो हमने इंपोर्ट किया उसको मैंने लोड कर दिया, यानी कि ये साथ जो भी रूट होगा वो सारा हमारा लोड हो जाएगा। और फिलहाल के लिए एक ही रूट है तो हमारा एक यहाँ लोड होगा। तो जब आप फ्लैश पे हिट करेंगे होम कंट्रोल चलेगा और आपको ये रन होकर दिखाई देगा। और ये क्या करेगा, index.html व्यू को रन करवाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा, बट इसमें कुछ भी कोड लिखा हुआ नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर आते हैं और एक h1 लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं होम पेज, इसको करते हैं सेव। और अभी तक हमने स्टैटिक का कुछ भी काम नहीं किया, हम लोग अभी तक प्रोजेक्ट ही सेटअप कर रहे हैं और लगभग 10 मिनट हो गया। तो ये हो गया। अभी इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो नो npm रन डेव किया और हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और 3000 पोर्ट पर ये हमारा चलना चाहिए और होम पेज हमें दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया, देखिए होम पेज हमें दिखाई दे रहा है और हमें 3000 पोर्ट पर ही रन कोड दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर स्टैटिक सर्व करना है, यानी कि अगर मुझे अपने HTML में अगर चाहिए CSS या फिर कोई इमेज चाहिए तो वह मैं कैसे यहाँ पर इम्बेड कर सकता हूँ, वह हमें सीखना है इस वीडियो में। ये हमारा मेन मुद्दा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए पब्लिक नाम से। यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं पब्लिक नाम से, और इस पब्लिक नाम के अंदर में हमें फ़ोल्डर बनानी है। जैसे CSS अगर आपको रखना है तो CSS नाम का एक फ़ोल्डर बनाइए, और इसके अंदर में एक अगर आपको फिर इमेजेस रखने तो इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बनाइए। तो इमेजेस आप नाम वैसे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे CSS के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ style.css। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये मैंने नाम रख दिया CSS के लिए। अब यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा कोड लिख देंगे कि बॉडी, और इसका बैकग्राउंड लिख देते हैं हम लोग। बैकग्राउंड कलर हमारा क्या रहेगा, कोई सा भी कलर दे दीजिए। तो ये देते हैं ब्लू, जो भी कलर है। इसको मैंने सेव किया, और ये जो हमारा CSS का कोड है style.css में, ये मुझे इस पेज में चाहिए। तो कैसे आएगा वो अगर हम लोग कुछ ऐसे करते हैं लिंक, जो कि ये लिंक तो करना ही पड़ेगा, आप सभी को पता है। अगर हम लोगों ने लिंक कर दिया, ये पब्लिक फोल्डर के अंदर में है, मान लेते हैं हमने। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ जिससे कि आप अच्छे तरीके से वो समझ पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पर style.css लिख दिया हुआ है लिंक करने के लिए। अभी देखने कि हमारा काम करता है या नहीं। CSS हमारा लिखा हुआ है, बॉडी हमारा क्या इस कलर में हो जाएगा, ये हम लोगों को पता है। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और मैंने Ctrl F5 प्रेस किया हार्ड रिफ्रेश के लिए। देखिए कलर हमारा चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये हमारा काम नहीं कर रहा। तो हम लोगों को शायद हो सकता है कि पूरा पाथ देने से ये हमारा काम करे, यानी कि अगर मैं पब्लिक फोल्डर के साथ यहाँ पर पूरा पाथ लिखूँ तो शायद वो काम करेगा। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, इसको ऐसे ना लिखकर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ से हमें पब्लिक फोल्डर मिलेगा, फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा CSS, फिर यहाँ से मिल जाएगा स्टाइल, कीजिएगा style.css, यही है style.css, STYLE इसके लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद इसको अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ, देखिए अभी भी नहीं हो रहा। अभी तो मैंने पूरा का पूरा पाथ दे दिया, फिर भी ये नहीं ले रहा, तो काम तो बन नहीं रहा। तो ऐसे आपका काम यहाँ नहीं बन रहा है। हम लोग इसको क्या करते हैं, अब जो एक्सप्रेस हमें देता है तरीका, उसको हम लोग अपनाएंगे और उसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर क्या लिखना है वो आपको बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए इसको हम लोग खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और ऐप में आते हैं, app.js में, और यहीं पर आपको लोड करवाना, स्टैटिक फाइल को लोड करवाना होता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको ऊपर है, इसको एक्चुअली इसके ऊपर में लिखना होता है, यहाँ पर रूट्स के ऊपर में। तो यहाँ पर हम लोग स्टैटिक फाइल का कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले एकदम छोटे से मैं शुरू करूँगा, यूज़, और यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और यहाँ पर किस फोल्डर को करना है, मुझे करना है इस पब्लिक फोल्डर को। पब्लिक फोल्डर को करेंगे तो CSS भी चला आएगा और इमेजेस भी चला आएगा, ठीक है। एक इमेज भी मैं यहाँ पर ला कर रख देता हूँ, तो वह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले इतना देख लेते हैं, फिर आपको इमेज का भी दिखा दूँगा। अभी हम पब्लिक करते हैं, इसको सेव किया। तो इतना आपने कर लिया। आपने क्या कहा कि पब्लिक के अंदर जो भी है वो मेरा स्टैटिक फाइल से होल्ड किए हुए, तो सभी को यूज़ करना है मुझे। तो ये मैंने सभी को उनमें से सभी को सर्व करना है, तो मैंने ये लिख दिया। अभी ये आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर का जो पाथ बनेगा, जैसे CSS है उसके अंदर में फाइल, आपको ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो CSS/style.css ये लिखिए, सेव कीजिए। अब देखिए ये हमारा काम करता है, यानी यहाँ पर आना है और इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए अभी हमारा बॉडी का कलर चेंज हो गया, यानी कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर आकर मेंशन करना है अपना किस फोल्डर के अंदर आपका स्टैटिक फाइल है, उसको मेंशन कर दिया। पब्लिक फोल्डर के अंदर में है, तो पब्लिक फोल्डर के अंदर में जो कुछ भी रहेगा वो सारा का सारा आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा यूज़ करने के लिए। फिर आपको जस्ट यहाँ पर आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर जो पाथ बनेगा वो आपको यहाँ पर आकर मेंशन करना पड़ता है, और वह फाइल आपका यूज़ होना शुरू हो जाएगा।
तो ये 2 स्टेप ही इसमें है, बाकी सारा ये जो काम हमने किया ये सब तो बस प्रोजेक्ट सेटअप के लिए हमने किया हुआ था। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और स्टाइल करने देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पर देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। अभी ये कहता है कि आपने अगर पब्लिक लिखा हुआ है तो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी सर्व होगी, लेकिन मैं कैसे मान लूँ? तो हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस एक लेकर आते हैं। पहले आपको इमेज टैग में यहाँ पर नहीं, पहले इमेज लेकर आते हैं। तो मैं एक इमेज लेकर आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने पिक्साबेस से डाउनलोड किया है, फ्री फॉर कमर्शियल यूज़, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, तो कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। तो ये इमेज है मेरा, जो मैंने पिक्साबेस से डाउनलोड किया हुआ है। क्रेडिट जिसने भी इसको क्लिक किया होगा उसको पूरा का पूरा जाता है, इस पर मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इस इमेज को हम लोग कैसे यूज़ करें? देखिए इमेज हमारा चूँकि पब्लिक फोल्डर के अंदर में है तो ये हमारा ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है सर्व होने के लिए। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर इमेज टैग का यूज़ करना है और हमारा इमेज है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इमेज यूज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। तो img टैग लिखेंगे हम लोग, और src में क्या लिखेंगे, इमेजेस स्लैश जो पिक का नाम है pic1.jpg, बस इतना लिखिए, सेव कीजिए और यहाँ पर इसको रन कीजिए। देखिए वो इमेज दिखना शुरू हो गया। तो CSS कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट में वो देख लिया, इमेज कैसे करना है वो देख लिया, और सेम तरीके से आप जावा स्क्रिप्ट कर सकते हैं, सेम तरीके से आप ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या फिर कोई भी अदर स्टैटिक फाइल अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सबको अलग अलग दिखाने की आवश्यकता नहीं है, होपफुली आप उसको कर पाएंगे। या फिर मैं आपको JS का एक दिखा देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। यहाँ पर JS एक फोल्डर बनाया और यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एक फाइल बनाते हैं script.js फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाया script.js, और यहाँ पर बस मैंने एक अलर्ट लिखा हुआ आई एम फ्रॉम स्टैटिक। और हमें चूँकि हमने पब्लिक को पहले से ही सर्व के लिए यहाँ पर दे दिया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली चलाएगा, बस हमें इसको इम्बेड करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट डॉट, माफ़ कीजिएगा ऐसे नहीं, JS फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर script.js होगा, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे हमें यहाँ पर एक अलर्ट होकर दिखाई देगा आई एम फ्रॉम स्टैटिक। ओके क्लिक करने पर हमारा ये लोड होगा। तो हमने देख लिया कि जावा स्क्रिप्ट भी कैसे करते हैं, ये भी हमने देख लिया। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, वरना ये बार बार अलर्ट होगा, इस वो जो कि मुझे चाहिए नहीं। तो हमने देख लिया कि कितना आसान है इसमें स्टैटिक फाइल को सर्व करना। तो इतना तो आपका काम हो जाता है, लेकिन ये कहता है कि इसको आप और बेहतर बना सकते हैं अगर आप यहाँ पर अपना पाथ एब्सोल्यूट रखेंगे। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पाथ मॉड्यूल को। तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट। एक्चुअली हमें सिर्फ जॉइन को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर जॉइन और फ्रॉम पाथ यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, इसको सेव कर दिया। और यहाँ पर हमें लिखना है जॉइन, और ये हमारा इस जॉइन के अंदर में रहेगा, एक और पैरेंथेसिस यहाँ पर देना पड़ेगा आई बिलीव। फिर यहाँ पर हमारा ये कॉमा देकर हम लोग अपना यहाँ पर जो process.cwd ये हम लोग ले देंगे, इसको सेव कर देते हैं। अभी हमने जॉइन लिखा, process.cwd और हमने पब्लिक लिखा हुआ है। अभी देखते हैं कि ये हमारा काम करता है, यानी ये हमें एक अच्छा सा पाथ प्रोवाइड करता है, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया। अभी हम लोग इसको करते हैं रन, और देखिए सारी चीज़ें हमारी एज इट इज़ जैसे काम करी थी, बस जैसे काम करी थी वैसे ही काम कर रही, लेकिन ये अच्छा तरीका है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ये पाथ क्या किस तरह का पाथ यहाँ बनाकर आपको देता है। तो इसको आप CLG कर सकते हैं, कंसोल लॉग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जॉइन एक्चुअली यहीं से ये पाथ है हमारा, तो इसको अगर मैं कॉपी करूँ, आई थिंक इतना कॉपी करने से काम हो जाएगा ना। कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, इसको सेव करते हैं। ये जो नीचे था इसको मैंने ऊपर किया, फिर इसे हमने हिट किया, यहाँ पर हमें प्रॉपर पाथ इस चीज़ का मिल जाता है। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका था, आप इसी को फॉलो कीजिएगा। मैंने ये यहाँ पर लिख के रख दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये काम हुआ कि पब्लिक फोल्डर के अंदर जितना भी फोल्डर है वह सारा का सारा मेरा यहाँ पर यूज़ होने लगा है, चाहे वह CSS फोल्डर हो या फिर इमेजेस फोल्डर हो। लेकिन अगर मुझे किसी स्पेसिफिक फोल्डर को ही करना हो तो वह कैसे होगा, या फिर उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। जो स्पेसिफिक फोल्डर वाला मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो हमारा पाथ बनता है, अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं और इसको व्यू पेज सोर्स करें, और यहाँ पर जो पाथ बनता है हमारा CSS/style.css या फिर पिक के लिए भी आप देखेंगे तो, और आप JS के लिए भी देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा CSS का जो कोड होता है वो हमें दिखाई देता है। अभी यहाँ पर अगर मुझे कोई वर्चुअल पाथ लगाना हो इसके साथ में तो कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं इस वाले को कमेंट कर दूंगा, इसमें बिना वर्चुअल वाला है, तो ये भी आपके पास रहेगा और ये भी रहेगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से
और यहाँ पर लिखना है स्टैटिक, थिंक आपको लिखना पड़ेगा स्लैश स्टैटिक, आप इसमें कॉमा दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। अब आपको स्लैश स्टैटिक लिख कर काम करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर आते हैं और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखिए कोई भी हमारा काम नहीं कर रहा। हम लोग यहाँ पर आएंगे तो हमें ये CSS स्लैश स्टाइल डॉट CSS दिख रहा है, जबकि हमारा अब क्या होगा स्टैटिक स्लैश CSS स्लैश स्टाइल डॉट CSS। तो हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और इसको मैं कर देता हूँ नीचे, ऊपर वाले को करते हैं कमेंट, और यहाँ पर सिर्फ एक CSS में ही मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दोनों में दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। इसको कर दिया मैंने सेव। यहाँ पर आते हैं ऊपर वाला कमेंट और यहाँ पर हम लोग कर देंगे स्टैटिक स्लैश, को सेव कीजिए। अब ये हमारा काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आइए रिफ्रेश कीजिए, देखिए हमारा कलर आ गया, सब कुछ आ गया, और हम लोग देखिए हमारा जो स्टैटिक स्लैश CSS अब रहेगा ये, और ये रहेगा। तो ये जो पाथ है हमारा स्टैटिक, ये हमारे फाइल सिस्टम में नहीं है। यहाँ पर कहीं भी आपको स्टैटिक नाम का फोल्डर नहीं दिखेगा पब्लिक के अंदर में, मगर फिर भी यूनिक बनाने के लिए हमने इसमें वर्चुअल क्रिएट किया हुआ ये एक पाथ, और इस वर्चुअल पाथ के द्वारा अब सारी चीज़ें सर्व की जाएंगी। तो इस पर कॉन्फ्लिक्शन हमारा नहीं होगा यहाँ पर पेज में, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये हमने एक और बढ़िया सा चीज़ यहाँ पर देख लिया। अभी मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता हूँ जो इसके बारे में मैं बात कर रहा था, कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि पब्लिक फोल्डर के अंदर, चूँकि हमने पब्लिक फोल्डर दे दिया तो सारी चीज़ें CSS भी, इमेज भी और JS भी सारी चीज़ें हमारी सर्व हो रही है, बट मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक स्पेसिफिक, अगर मेरा CSS फोल्डर है तो मेरा CSS फोल्डर सिर्फ और सिर्फ CSS ही मेरा हो सर्व। तो उस केस में अब बस CSS को अप्लाई कीजिए, मतलब CSS को लिखिए तो वह आपका होने लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा, ये जो है मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ। और चूँकि इसको कमेंट करेंगे स्टैटिक वाले को, तो हमें यहाँ से इसको कमेंट करके ऊपर वाले को कमेंट से जगाना पड़ेगा, और यहाँ भी सेम वही, इसको कमेंट करके और ऊपर वाले को कमेंट से जगाना पड़ेगा। तो अभी हमारा इस तरीके से हो गया। तो अभी कोई स्टैटिक नहीं है, तो हमारा ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। देखिए यहाँ पर इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया। ओके, ये हमारा काम करना चाहिए था। देखते हैं, हमने ज्वाइन लिखा हुआ है और पब्लिक दिया हुआ है, नहीं, ओहो, हमने कंसोल वाले को कमेंट से हटा दिया हुआ है कि ये हमें हटाना है ना, इसको हमने कमेंट से हटाया। अब हमारा ये काम करेगा। देखिए काम कर रहा है। यहाँ पर आएंगे, आपको पाथ दिखाई देगा CSS स्टाइल और इमेजेस पिक जो भी है वह। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ करना है कि CSS अप्लाई होना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर CSS सिर्फ आपको अप्लाई करना है, मैं पब्लिक को कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ मुझे CSS चाहिए, इमेजेस का जो मुझे चाहिए वो मुझे सर्व नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा /CSS ऐसे लिख दूँगा, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो ये हमारा काम नहीं हुआ। यहाँ पर CSS स्टाइल और CSS आपको ऐसे दिख रहा है, बट ये कैन नॉट गेट बता रहा है, ये हमारा CSS अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये भी तरीका हमारा फेल हो गया कि अगर मैं सिर्फ अगर एक फोल्डर को करना चाहूँ पब्लिक के अंदर जो हमारा CSS है उसको इस तरीके से, तो हमारा ये काम नहीं करती। ये वर्क कैसे करेगा, ये इसका वर्क करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको बस यहाँ पर एक पाथ बनाना पड़ेगा वर्चुअल। तो यहाँ पर कॉमा दीजिए और /CSS, बस इतना लिखिए और आपका ये काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा CSS काम कर रहा है, बट हमारा इमेज काम नहीं करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पर पब्लिक CSS सिर्फ दिया हुआ है और हमने इमेज का नहीं दिया हुआ। तो ये स्पेसिफिक अगर आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी। तो और ये हमारा वर्चुअल है। वर्चुअल है से क्या मेरा मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर CSS क्यों लिखा मैंने, ये वर्चुअल है। ये वर्चुअल है इसी वजह से, ये CSS जो आप यहाँ लिखते हैं वही CSS आपका यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अगर व्यू में आऊँ मैं, यहाँ पर दिखाई देता है। अगर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ CSS की जगह पर कुछ और लिख दूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ सोनम, और मैंने इसको सेव किया, तो अब ये हमारा काम करना बंद कर देगा। रिफ्रेश किया, काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ सोनम है और यहाँ पर CSS है। ये काम करेगा कब, जब मैं यहाँ सोनम लिखा तो मुझे यहाँ भी आकर सोनम लिखना पड़ेगा। सोनम लिखा, सेव किया, अब ये मेरा काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये हमारा काम कुछ इस तरीके से करता है। वापस से कुछ CSS कर देते हैं, बिकॉज सोनम यहाँ पर ठीक नहीं है, तो इसको वापस से मैंने CSS कर दिया। तो ये भी आप एक ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो आप लिखते हैं वही आपको यहाँ पर भी लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि आप फ़ोटो के लिए भी कर सकते हैं और इमेजेस के लिए भी और JS के लिए भी। तो JS के लिए तो JS ही मैंने रखा हुआ है नाम, और इमेजेस के लिए बस मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया फ़ोटो। तो अब आपको यहाँ पर फ़ोटो
/pic1.jpg लिखना पड़ेगा बजाय इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा जब आप स्पेसिफिक करेंगे तो फोटो / अभी के लिए इसको मैं कमेंट कर दूंगा, क्योंकि जब मैं आपको कोड दूंगा तो आपका जो कोड रहेगा ये ऊपर वाला रहेगा, तो ये सारी चीज़ें तो आपको एक एक करके देखनी पड़ेगी ना। तो इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। ये सारी चीज़ें काम करेगी जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही, बस आपको एक एक करके एग्जामिन करने की आवश्यकता है। अब एक लास्ट एग्जांपल देखिए जिसमें डॉट फाइल का हम लोग देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से उसका काम होता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कोई डॉट फाइल बनाता हूँ। यहाँ पर जो खास करके होता है कौन सा फाइल होता है, .htxs फाइल होता है, आपने देखा होगा। उसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं लोग सर्वर से रिलेटेड, तो उस तरीके का कोई फाइल हो। बट मैं आपको htxs का फाइल यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको css का फाइल ही दिखा रहा हूँ, लेकिन ये काम करेगा सेम htxs में भी। तो हम लोग यहाँ पर .hello.css ये फाइल हम लोग बनाते हैं .hello.css, और यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देते हैं, एक आईडी बनाया और कलर हमने डाल दिया। और मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअली इस डॉट फाइल को मैनेज करना सीखना है कि डॉट फाइल अगर कोई आता है यहाँ पर तो उसको कैसे रिक्वेस्ट क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसको सीखना है। तो उसके लिए हमें मिलता है ऑप्शंस। इसमें एक और पैरामीटर होता है, हमने देखा हुआ था कि ऑप्शंस नाम का एक और पैरामीटर हमें मिलता है, तो उसका हमें यूज़ करना होता है। कैसे यूज़ करेंगे वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आइए, और मैंने यहाँ पर सारे ऑप्शन लिख दिए हैं। देखिए ऑप्शन से डॉट फाइल के लिए मैंने अभी अलाउ किया हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट ये इग्नोर रहता है इस तरीके से। फिर ई टैग हमारा फॉल्स। इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए, मैं सिर्फ ध्यान देना डॉट फाइल में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसी वजह से। और ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं बस इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए सिंपल रखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और हमें क्या करना है, ऑप्शन देना है। तो हम लोग इस जॉइन से बाहर आएंगे, जॉइन हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर आई थिंक, ओके। और यहाँ पर आकर हमें ऑप्शंस जो हमने ऊपर में दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। तो अभी ये जो हमारा ऑप्शन है ये इसमें अप्लाई हो गया। तो ये डिफ़ॉल्ट अभी काम कर रहा है इग्नोर क्या करता है, ये इग्नोर ये समझेगा कि जो डॉट फाइल्स होते हैं उसको डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि उसको ये उसके लिए रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा। उस फाइल को कहेगा कि 404 पेज नॉट फाउंड। इवन यहाँ पर है ये फाइल, मगर फिर भी इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। .hello.css फाइल है हमारा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आते हैं और हम लोग जाएंगे नेटवर्क टैब में यहाँ पर, और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग एक बार रिफ्रेश किया हमने, ओके। छोटा सा एक मिस्टेक है हमारा, मैंने ये जो hello.css लिखा इसको मैंने बनाया तो मैंने, बट यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया। चलिए इसको मेंशन कर लेते हैं। इसको मेंशन करेंगे हम लोग कहीं भी, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, और ये हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से .hello.css, और इसको कर दिया सेव। अब तभी तो ये रिक्वेस्ट जाएगा, तभी तो हमें दिखेगा हमारे नेटवर्क में, वरना दिखेगा नहीं। तो ये भी हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर में है .hello.css। तो ये हमारा सर्व हो रहा है ऐसा हमें लग रहा है, बट ये इग्नोर कर दिया गया यहाँ पर कि जो भी डॉट फाइल्स होंगे इसको इग्नोर करना है, यानी कि 404 आपको मिलेगा, इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आते हैं, वापस से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल F5 प्रेस कीजिएगा, अगर ये दिखाई देता है अच्छे तरीके से तो कंट्रोल F5 हार्ड रिफ्रेश कीजिएगा, ताकि सर्वर के पास एक अच्छे से रिक्वेस्ट जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दो चीज़ें मिलती हैं 404। एक तो फेव आइकन का मिल रहा है, जिसको ठीक कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ये भी हम लोग देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट में। और दूसरा कि जो हमारा अभी का कॉन्सेप्ट है hello.css ये वाला फाइल, इसका आप देखेंगे कि ये 404 कर देता है। तो ये कहता है कि अगर आप कोई भी फाइल डॉट के साथ अगर लिखते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर में तो वह इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी कि वो डज नॉट एग्जिस्ट माना जाएगा। इवन आपने इसको यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की है फिर भी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। अगर आपको इसको यूज़ करना है, नहीं मुझे इसको यूज़ करना ही है, तो उस केस में आपको इसको कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, और यहाँ इग्नोर लिखने के बजाय इसको आपको करना पड़ेगा अलाउ। तो यहाँ पर अलाउ कीजिएगा, ये हमें हटाना है इग्नोर को, उसके बाद लिखना है अलाउ। अब हमने अलाउ लिख दिया, इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और फिर से कंट्रोल F5 करेंगे। तो अभी तो ये 404 दिख रहा था, बट अब देखिएगा ये अलाउ हो जाएगा और हमें 200 का रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए hello.css अब हमारा अलाउ हो गया और 200 ओके का हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमारा स्टेटस कोड 200 ओके, यानी कि ये सही तरीके से हमारा अब पेज काम करने लगा है। तो ये यहाँ पर इग्नोर ही रखा जाता है, क्योंकि जो डॉट फाइल्स होते हैं उसको लोग सीक्रेट बना के रखते हैं, वो रिक्वेस्ट उस पर ना जो बस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, इसी वजह से तो ये इग्नोर ही रहता है। बट फिर भी मैंने दिखा दिया कि अगर आपको अलाउ करना हो तो अलाउ कर सकते हैं। एक और होता है डिनाई यहाँ पर, तो डिनाई भी आप कह सकते हैं कि ये डिनाई कर देता है रिक्वेस्ट को, डॉट फाइल का कोई भी रिक्वेस्ट है उसको डिनाई कर देगा। तो वह ये भी दिखा देता हूँ मैं, डिनाई भी लिख सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल F5 प्रेस कीजिए, हार्ड रिफ्रेश, और यहाँ पर देखिए आपको बताएगा कि ये अब सर्व नहीं किया जा सकेगा।
तो ये हमारा एक डॉट फाइल का एग्जांपल था जो मैंने आपको दिखाया। अभी जो एक छोटा सा एग्जांपल बचा है फेव आइकन का। आप जब भी सर्वर के पास अगर आप Node.js यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं रन टाइम के लिए, अगर आप यूज़ करते हैं तो सर्वर ऑटोमेटिकली किसी भी कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हो, सर्वर ऑटोमेटिकली फेव आइकन का एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के पास कि मुझे फेव आइकन चाहिए, और ये डिमांड करता है कि ये इसको इस पाथ पे मिलना चाहिए। तो फेव और नाम इसका यही रहना चाहिए, फेव आइकॉन या फिर फेविकॉन .ico एक्सटेंशन के साथ। तो ये यहाँ पर रहना चाहिए। फिर ये हमारा अभी 404 है बिकॉज कहीं पर ये है नहीं, कहीं पर मीन्स इसको यहीं पर चाहिए, तो अभी है नहीं, इसी वजह से ये हमारा देखिए यहीं पर चाहिए। मीन्स अगर हम लोग हेलो का देखेंगे तो देखिए ये जिस जगह पर हेलो हमारा है उसी जगह पर ये हमारा होना चाहिए। तो सिंपली इसका तरीका ये है कि आप फेव आइकन इसको प्रोवाइड कर दीजिए, ब्लैंक ही प्रोवाइड कीजिए, लेकिन आप इसको प्रोवाइड कीजिए जिससे कि आपको ये जो रिक्वेस्ट आपका फेल हो जा रहा है 404 दे रहा है, ये आप करना हो। इसको कैसे फिक्स करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी फेव आइकन जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, फेव आइकन जनरेटर, और मुझे यहाँ पर फेव आइकन .io ये एक साइट मिलती है, बहुत अच्छी सी साइट है। तो आप अपने इमेज से आइकन जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट से कर सकते हैं और ईमो से भी कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट से कर लेता हूँ अभी के लिए, और ये एडवर्टीजमेंट इसको क्लोज कर देते हैं। और ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, तो मैं अगर टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट अगर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि एक्सप्रेस है तो मैंने ई लिख दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आइकन आपको प्रीव्यू करके दिखा रहा है ये 3 इस तरीके से छोटे छोटे। तो क्या करना है, कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप कलर चेंज करना चाहें तो देखिए इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, और अब बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसको येलो कर देते हैं, चलिए ये ठीक ठाक है लगभग। आप लोग करते हैं इसको डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करने पर ये डाउनलोड हो जाएगा और ये जिप आपको मिल जाएगा। जिप को एक्सट्रैक्ट करना है और जो फेव आइकन है सिर्फ उसको निकालना। इसमें बहुत सारी इमेजेस वगैरह भी रहती हैं बट वो हमें चाहिए नहीं, तो हम इसको क्लोज करते हैं और इस जिप को मैं अनजिप करके आपको दिखाता हूँ। देखिए उस फोल्डर को मैंने, उस जिप को मैंने अनजिप किया तो मुझे ये सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पर जो हमारा फेव आइकन है ये वाला, आप इसको चेंज कर सकते हैं डिटेल में। देखिए ये हमारा आइकन है, टाइप आइकन दिखाई दे रहा है, बाकी PNG है, टेक्स्ट है, PNG है, और ये वेब का फाइल है। वो सब चाहिए, हमें फेव आइकन सिर्फ ये चाहिए। नाम इसका सेम रहना चाहिए, इसका .ico इसका एक्सटेंशन ऑलरेडी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इसको कट कर देते हैं और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाते हैं जो कि हमारा C ड्राइव में है, और यहाँ से एक्सप्रेस.js में मैं बना रहा हूँ CH11 के अंदर, पब्लिक के अंदर, और यहाँ पर बस मुझे पेस्ट कर देना है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं, यहीं पब्लिक के अंदर ही मुझे रखना है। मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर, जहाँ पर हेलो है वहीं पर इसको रखना पड़ेगा। तो मैंने इसको रख दिया। अब ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। फेव आइकन कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है एकदम ऊपर में, टॉप में, टैब के एकदम साथ में, यहाँ पर टाइटल के साथ में। देखिए जब हम लोग इसको, एक तो मैं नेटवर्क में भी आपको दिखाऊंगा, तो हम लोग नेटवर्क यहाँ से लेकर आते हैं। उसके लिए आपको कोई कुछ भी यहाँ पर कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ ऐसा नहीं कि आपको फेव आइकन यहाँ पर आकर लिखना पड़ेगा, और वैसा नहीं है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर आइए और Ctrl F5 प्रेस कीजिए, और देखिए अभी hello.css हमारा 44 दिखेगा, बट फेव आइकन अब हमारा 200 ओके दिख रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे फेव आइकन आपको मिलेगा अच्छा सा, जो हमने बनाया था वही। तो फेव आइकन को आप अगर फिक्स करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और फेव आइकन को कहाँ रखना है ये भी हमने देख लिया। सो गाइस ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, स्टैटिक फाइल कैसे सर्व कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में। वह हमने CSS भी देखा, इमेजेस भी देखा, और जावास्क्रिप्ट देखा, साथ में डॉट फाइल किस तरीके से काम करेगा वह भी देखा। फेव आइकन अगर आपको देना हो तो कैसे देंगे वह भी मैंने आपको बताया। फिर से मैं बताता हूँ कि फेव आइकन के लिए यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, वो Node.js ऑटोमेटिकली सेंड करता है। भविष्य में अगर ना करे तो फिर आपको वहाँ पर आकर मेंशन करना पड़ सकता है, बट फिलहाल के लिए तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये आप लास्ट में देखिएगा, जिस जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे वैसे। तो इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो पब्लिक है सारा कुछ होगा। और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये हेलो मैं रहने दूँगा, और इंडेक्स में मैंने ये, और बढ़िया सब कुछ सही है। यहाँ पर आपको कम से कम इतना ज़रूर दिखेगा, ये कलर होकर और इमेज होकर, ठीक है जी। बाकी जो लोग वीडियो ध्यान से देखेंगे उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जो लोग ध्यान से नहीं देखेंगे उनको दोबारा देखना पड़ेगा, लेकिन समझ में आएगा वो मुझे पक्का पता है। तो ये था हमारा स्टैटिक फाइल का कॉन्सेप्ट। होपफुली सभी के समझ में आ गया होगा कि अब आप अपने प्रोजेक्ट में CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस कैसे यूज़ कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, फेव आइकन कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑडियो यूज़ करना हो तो ऑडियो भी आप यहीं पर रख कर रखेंगे, वीडियो यूज़ करना हो तो यहीं पर ला कर रखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग यहाँ पर ला कर रख सकते हैं। बट नॉर्मली CSS, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट और फेव आइकन रखा जाता है। और डॉट फाइल के साथ काम करना तो डॉट फाइल में नॉर्मली हम लोग htaccess का फाइल यहाँ पर रखते हैं डॉट के साथ। और गिट हो गया तो गिट रख सकते हैं आप, डॉट गिट, इग्नोर, वो सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।